नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहां पर हैं? वी आर इन ऑन नेशन नाउ, और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। और बाकी सब भी जो जिसको जो भी बोलना हो प्लीज बोलिए। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए, 3 मेट्रो के नए नए रूट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए, सब चीज़ों का उद्घाटन किया। आई फील दिस इज अ रीप्ले ऑफ व्हाट हैपेंड बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी इसी तरह आए थे और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट करके गए थे, इंक्लूडिंग द वाडवन पोर्ट एट पालघर। तो आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या इसका कोई फायदा होने वाला है बीजेपी को? But sir, you can see the metro lines on जो metro दिख रहा है now. You can from here from BKC right outside our office, आप सीधा you can go to the airport, you can go to Seeps. You know, it is not only being सर दिख रहा है, मानता हूँ, it is being seen. I mean, आप दिख रहा है। एंड जितने ट्राइबल वेलफेयर की बात करें, जनमन और जो भी है, इनके एक एक स्कीम्स हम निकाल रहे हैं, यू कैन सी इट हैपनिंग, यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड यू. Now it's not that he has not built it. Even the most critical observers of Prime Minister Modi agrees to a fact that you can see development in and around Mumbai, in and around Maharashtra. वो दिख रहा है. Now the point is Congress. Rahul Gandhi also was here. Rahul जी भी थे कोल्हापुर में. तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगेंस्ट द वेरी फैक्ट दैट जाति जनगणना किस प्रकार से होना चाहिए, हाउ एसेंशियल इट इज, और हाउ एसेंशियल इट इज फॉर द नॉट ओनली द कास्ट सर्वे बट फाइनेंशियल सर्वे, वो फाइनेंशियल सर्वे भी, और पावर कंसंट्रेशन कहाँ पर है उसका भी सर्वे होना चाहिए. तो इट्स ऑल अबाउट दे आर सेटिंग द एजेंडा वेरी वेरी फुल. राहुल गांधी ने स्टैचू के बाद भी किया कि स्टैचू इसलिए गिर गए कि बिकॉज बीजेपी के जो पॉलिसीज है, उनके जो विचार है, विचारधारा है, दैट इटसेल्फ इज प्रोबेबली नॉट राइट. तो ऑल थिंग्स आर हैपनिंग दैट शुड नॉट बी हैपनिंग एज पर राहुल गांधी जी. तो आज दोनों दिग्गज यहाँ पर थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द लीडर ऑफ द प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है मेरे एक्सपीरियंस में, मेरा जो रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, उसमें यह है कि भले ही आप जितना मर्जी काम कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया काम कर लीजिए आप, लेकिन जब हवा आपके खिलाफ होती है ना, तो वो सारा काम वहीं का वहीं धरा रह जाता है. लोग कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, लेकिन वोट हम उधर देने वाले हैं. कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला बीजेपी के साथ? क्योंकि मुझे याद है 95 to 99, दिस इज माय ओपिनियन एंड आई एम श्योर वन ऑफ आवर गेस्ट मिस्टर ढोने, आई थिंक ही विल डिसएग्री विद माय ओपिनियन. 95 to 99 जो भारतीय जनता यानी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जो काम किया महाराष्ट्र में, मुझे तब तक वो काम देखने को नहीं मिला था. उस किस्म का काम, जैसे 43 फ्लाईओवर बने मुंबई में, उसके अलावा न जाने और कितनी और स्कीम्स बनी, महाराष्ट्र में बहुत डेवलपमेंट हुई वगैरह वगैरह, मुंबई पुणे हाईवे बन गई, ये सब चीज़ हुई. और उसके बाद 99 में सेना बीजेपी हार गई. तो प्रदीप जी, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गारंटी दैट ग्रेट वर्क, वॉट एवर वर्क यू डू, विल विन यू एन इलेक्शन. पीपल विल रिमेंबर यू लेटर बट may not vote for you at that particular point of time. So I hope the BJP is aware of that. Sir, that BJP even is if you do probably great aware. work, ना आर्टिकल 370 हो या ट्रिपल तलाक हो या राम मंदिर हो, जो भी इन्होंने काम किए हैं, आई डोंट थिंक एक चीज है कि इनके एजेंडा में ऑलरेडी था. इट वाज ऑलरेडी देयर. डेवलपमेंट इज ऑलरेडी एन एजेंडा. जो मोदी जी 4-5 चीज लेके चलते, नेशनलिज्म इज वन, जो राष्ट्रवाद कहते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, डेवलपमेंट इज वन एस्पेक्ट, हिंदुत्व, तो ये सब लेके चल रहा है. और सबसे बड़ी बात जो आपने जो नेशनल सिक्योरिटी की बात करी, मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, उसके बाद वील गो टू आवर गेस्ट शैलेश पांडे जी और ढोने साहब, दोनों हमारे साथ हैं, डॉक्टर ढोने. मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं, एंड आई एम सेइंग इट with the fullest authority possible, knowing that it's authentic information, anybody who wants to sue me can sue कर दीजिए मुझे कोर्ट में, अगर आपको मेरी बात पसंद ना हो. नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सबसे पहली बार नॉर्थ ईस्ट में, लद्दाख में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहली बार एक्सेस रोड्स बने,
सबसे पहली बार वहाँ ट्रेन चली, सबसे पहली बार वहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारे फौजियों को म्यूल ट्रेन यानी गधों के ऊपर लाद करके पूरा सामान जो है लेके जाना नहीं पड़ा। दे एक्चुअली हैव एक्सेस टू देयर बेसिस नाउ विद अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके पहले इनफैक्ट इवन इन लद्दाख, प्रदीप जी, वी डिड नॉट हैव प्रॉपर रोड्स। अब जाकर के बॉर्डर रोड्स वर गिवन परमिशन। पहले थियोरी अलग थी, ऐसा नहीं है कि वो जान करके नहीं किया गया। थियोरी ये थी कि अगर हमारी तरफ रोड नहीं होंगी तो अगर चाइनीज इस तरफ आएंगे तो उनको भी नहीं मिलेगी सड़क। अभी ऐसा है कि अगर आ भी गए तो वी कैन सेंड इन मोर मटेरियल एंड डिस्ट्रॉय देम। अर्लियर वी हैड अ वेरी डिफेंसिव स्ट्रेटजी, नाउ वी हैव एन ऑफेंसिव स्ट्रेटजी। सो परहैप्स थिंग्स हैव चेंज्ड, बट द फौजीज आर वेरी हैप्पी। लेट मी टेल यू दिस, फौजियों को सबसे पहली बार पेंशन में इतना इंक्रीमेंट दिया गया, सबसे पहली बार सर, ये मानना पड़ेगा। And that I think is a great thing. But let's go straight across. I agree. Agniveer, the Agniveer scheme does not have too many takers, but all the same. Let's go straight across to our guest. We have Mr. Pandey from the BJP. Shailesh Pandey ji, namaskar. नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। जय सिया राम सर, कैसे हैं? जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हमेशा ठीक। नवरात्र चल रही है सर, तीसरा दिन है नवरात्र का। आप दोनों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू। और डॉक्टर सुधीर ढोने, हाउ आर यू सर? ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज कूल एंड काम। अपना पॉइंट जो रखते हैं बिल्कुल हंसते हुए रखते हैं और दूसरे आदमी को तिल मिलाने पे मतलब मजबूर कर देते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हिट है बहुत हिट है हमारे व्यूअर्स में। पांडे जी, डॉक्टर धोने, यानी प्रोग्राम हिट है। मतलब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी, मल्टी स्टार पिक्चर, शोले बन गई सर। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर धोने, पहले आप, आज मोदी जी यहीं पर हैं, आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी भी यहीं पे आए थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो आज बहुत इंपॉर्टेंस हो गई हर चीज की। तो जितने प्रोजेक्ट आज आदरणीय सम्मानीय मोदी जी ने इनॉग्रेट किए, फ्लैग ऑफ किए, बाकी सब किए, क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है जो हवा चल रही है अभी महाराष्ट्र में? अभी हवा तो ऐसी है, देखिए अभी मैं मुंबई में जाता हूँ, मंत्रालय में जाता हूँ, बाकी ट्रेन में जाता हूँ, हर जगह लोगों से डिस्कस होती है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है उनसे भी डिस्कस होती है। तो उनके दिल में यही भावना है कि हमारा जो नुकसान हुआ लोकसभा में और हो सकता है विधानसभा में नुकसान होगा, उसका एक ही कारण है कि अजित पवार को साथ में लिया है, ये कारण है। और उन्होंने बोले कि लोगों को पसंद नहीं आया कि शिवसेना के दो टुकड़े हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा गया। तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोलते हैं और बोले आप जो बोल रहे हैं ये हमारे मुंह की बात बोल रहे हैं, यही शब्द हमारे थे, हमने हम लोगों से हमारे पार्टी के अंतर्गत यही चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा लोगों में बहुत है। मैंने बताया आपको कि जो जिनके खून में बीजेपी है, जो एक हमारे दोस्त की मिसेस है, उसके दादाजी जो थे वो बीजेपी के फाउंडर में से एक थे। वो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे को अरे तुरे बोलते थे, प्रमोद बोलते थे, गोपीनाथ बोलते थे। तो वो उनकी जो पोती है, उसने जब देखा कि अजित पवार को इन्होंने साथ में लिया तो बोले अब तो मैं बीजेपी को वोट ही नहीं दूंगा। तो ये बीजेपी के लोगों के कार्यकर्ताओं की भावना है कि इन्होंने गलत किया है। तो लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होगी इनकी को अजित पवार को साथ में लेके चल रहे हैं। अजित पवार के लोगों को मालूम पड़ गया कि अजित पवार का कुछ चलने वाला नहीं है, भाग रहे एक आदमी उनसे भाग रहा। अभी आज भी देखिए उनका वो रामराजे नाईक निंबाळकर भी छोड़ के गए, बीजेपी के भी हर्षवर्धन पाटिल आ गए, अजित पवार के भी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, एक छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सब बातें अजित पवार के एमएलए को मालूम है, जनता को मालूम है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मालूम है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की क्या मजबूरी है कि अजित पवार को लेके चल रहे हैं, एक बात। और ये जो लोकसभा में बोले, एक बार मनसे के एक नेता ने बताया कि ये इनको महाविकास आघाड़ी को जिताने से भी ज्यादा था कि बीजेपी को हराओ। तो ये बात तो सही है कि बीजेपी के बारे में, बीजेपी के विरोध में माहौल गया है। बट जातीय जनगणना के बारे में डॉक्टर धोने साहब, आज राहुल गांधी जी ने बोला, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कट कहा कि देश का विभाजन, पीपल का जो डिवीजन है पीपल्स का, उस पर राहुल गांधी जी जा रहा है। और राहुल गांधी, और फिर दूसरा बहुत बड़ा आरोप आप पे लगा दिया है, वो ड्रग्स के माध्यम से आप अपने कैंपेन को फाइनेंस कर रहे हो। धोने साहब, बहुत सीरियस एलिगेशन है, 5,000 करोड़ अच्छा, के ड्रग्स पकड़े। ये जो है गुजरात के जो अदानी
क्या है वो एयरपोर्ट पे पोर्ट पोर्ट जो आया था, जी वो क्या है था वो, फिर वो ये तो सब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अदानी ने जो ये लिए एयरपोर्ट ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं कि ये जो कारोबार उसमें भी उनका दिख रहा है, क्योंकि 2-3 बार पकड़ा गया और गुजरात में पकड़ा गया, मुंद्रा स्पोर्ट क्या क्या नाम है मुझे अभी मुंद्रा याद नहीं मुंद्रा आ रहा। जी हाँ मुंद्रा पोर्ट तो मुंद्रा हाँ तो बराबर वही, तो वहां पे ये पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, बहुत भारी संख्या में पकड़ा गया। वो ये क्या था, ये कि ये क्या कोई कांग्रेसी आदमी था वो लाने वाला, और क्या हुआ उस पे, वो तो क्लीन चिट हो गया। बाद में कहाँ हुआ उस पे कुछ कार्रवाई हुई, क्या हुआ, तो ये और तो वो मुझे ड्रग्स ऐसा कहाँ लग है रहा अभी किसी कि को मालूम नहीं है। वो ड्रग्स जो हाँ जब्त कर लिए गए कौन से वेयर हाउस में हैं, क्या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, क्या किया, उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ एक चीज तो मालूम है पड़ा सर, कुछ। अगर आपके खिलाफ ये आरोप हाँ लग रहा है कांग्रेस के खिलाफ कि आप जो हैं ड्रग्स का साथ ले रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा आप नहीं, कोई एक आप सुनिए, औरतों का रेप करवा रहे हैं, आप ऐसे नहीं लोगों के साथ खड़े नहीं हैं ऐसा जहां जहां नहीं, पर रेप की बलात्कार होता है, आप नहीं ऐसी ऐसी पार्टियों के साथ खड़े हैं। सर आप पे आरोप कर रहा रे, है सर। रेप का आरोप तो लड़कियों ने किया था, खिलाड़ियों ने, हरियाणा की, तो उसपे क्या हुआ, उन्होंने बहुत बोले, वो पूरे लोग सर उनके केस चल साथ में रहा खड़े है, रहे। हाँ अरेस्ट नहीं हुए, ब्रिजभूषण सिंह जी अभी तक अरेस्ट हुए नहीं। अरेस्ट हुए नहीं, अगर उनके अगर लड़कों को आप शायद होते टिकट दिया। अगर आप होते आरोपी हाँ तो अभी आप जेल में होते, प्रदीप भाई और मैं होते तो जेल में होते, शायद शैलेश पक्का। पांडे जी शायद बच जाते, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाँ मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में आप पे आरोप तो लग रहा है ना सर ड्रग्स का, लेकिन नहीं, आरोप देखिए, कांग्रेस का तो ऐसा है कि जिसने कुछ गुनाह किया, अगर कांग्रेस को मालूम पड़ा कि इसने ये गुनाह किया तो कांग्रेस पार्टी उस पर कार्रवाई करती है, उसको निकाल देती है। बहुत सारे केसेस ऐसे है। शिवराज पाटिल जो है गृह मंत्री थे, उन्होंने एक दिन में 4 ड्रेस बदले, बॉम्बस्फोट होने के सर बाद चौथी देखने कहां के से लिए आ गए? गए। तीन 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 नहीं सर, तो तीन सोनिया गांधी ने उनको तीन बार राजीनामा देने को बोला, इस्तीफा सिर्फ देने को 3 बार बोला। सिर्फ 3। ऐसे बहुत सारे केसेस है। आदर्श में नाम आ गया, उन्होंने अशोक राज चौहान साहब ने ये दिया था, उनके सास को फ्लैट दिया था, तो उनको बोले कि आप राजी इस्तीफा दे दो। Who's an ex-army वो wife? Who's an army वो wife, by the way? Who's a widow of a former army officer? नहीं वो ठीक है, तो Yes, जो भी and she was है गलती entitled. हुई है। By the नहीं way, नहीं, she हम was ये बोल रहे हैं entitled. कि ये भी आपको कांग्रेस के बता दूं। नेता से अगर कोई गलती होती है तो सोनिया गांधी उनको सजा देती है पक्का, उनको बचाती नहीं है। यहाँ तो बीजेपी के लोग तो लोगों को अपने कार के नीचे, अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, वो मर जाते हैं, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। Right, let's get शैलेश पांडे बीजेपी के साहब। नेता बलात्कार करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सर शैलेश पांडे जी को हाँ? ले आए हम। शैलेश पांडे जी, जो बात अभी अभी डॉक्टर ढोने ने कही है उस पर जरा गौर फरमाइए, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। सर आपको आवाज आ रही है? शैलेश जी आपको आवाज आ पांडे रही जी है? आपके यहाँ मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा पांडे जी। हाँ बोलिए, हाँ आवाज आ रही पांडे जी? पांडे हाँ, जी आ आवाज रही आ है। रही है? हाँ बोलिए, ओ सर बजाज साहब बात कर रहे हैं, बोलिए। पांडे जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी, तो पांडे जी अगर आपको मालूम है, ये जानकारी है कि कांग्रेस का कोई नेता ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो उसको पकड़ के सर जेल में डालिए। क्यों नहीं डाल रहे? सिर्फ चुनावी भाषण में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात का? सर डालिए ना जेल में, प्लीज। बोलिए सर अब आप, शैलेश पांडे जी। मैं प्रश्न को पूरी तरह सुन नहीं पाया, मुझे सर मैं दोबारा बोलता हूं आपको, अगर कोई कांग्रेस का नेता ड्रग्स में इन्वॉल्व है या ड्रग्स से उसका कोई संबंध है या नाता है, सरकार आपकी है, तंत्र आपके हैं, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आपका है, उसको उठा के जेल में डालिए सर। पांडे जी। जी बिल्कुल। देखिए राजीव जी, आज जी जो भी ड्रग्स पकड़े गए, तो जहां पकड़े गए वहाँ ये केंद्र सरकार के द्वारा पकड़ा गया, नारकोटिक्स विभाग के द्वारा पकड़ा गया, तो वो भी सरकार तो मोदी जी के सरकार में आती है। जहाँ जिस एयरपोर्ट में पकड़ा गया, जिस एयरपोर्ट का राज्य जिस राज्य में है, गुजरात में है, राज्य सरकार है, तो वो राज्य सरकार में भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की रहने के कारण ही तो वो सारे ड्रग्स के लोग पकड़े गए। ऐसा तो नहीं है कि कोई छूट गया, पकड़े गए हैं। जो कानून है उस कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर होगी। और मोदी जी का तो हमेशा मिशन रहा है कि वो हमेशा ही
ड्रग्स के खिलाफ है, नशे के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी नशा मुक्त भारत की बात हमेशा से करते रहते हैं, और इसके लिए तो वो अपने मन की बात में कई बार देश देश हाँ के नहीं, मजाक उड़ाता देश ही के नहीं है। युवाओं से भी बात किया है। राइट जी, तो- बोलिए 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 आप पांडे जी, आप बोलिए प्लीज। तो वो ऑडियो में इसलिए कुछ हमारी वो कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, उससे शायद बात कर रहे हैं, हमारी उसके बारे में शायद हमारी मोदी जो साहब से बात कर नियति रहे है, हैं। जी हमारी जो सोच है और हमारी जो कार्य है वो क्लियर कट है जी। कि हम नशा मुक्त भारत के साथ है। हमारा युवा का पैर मजबूत हो, देश के लिए ये ऐसा युवा लग रहा है हमारे कि लिए कोई बहुत ही कहीं पर कोई महत्वपूर्ण है, चाय की और केतली इसलिए है कहीं पे। किसी भी प्रकार का ड्रग्स हो, What's नशे going on? की चीजें हो, जी। उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि जो पकड़े जा रहे उनकी संख्या में भी कमी आनी चाहिए। हो बरोबर बरोबर. नहीं, माझा इकडून येत डिलेट नाही. करतो. नाही नाही ठीक आहे, एक मिनिट. तो ओ संगीता इसीलिए ताई बंद इसीलिए हमारा ये हमेशा से प्रयास रहा कि नशा मुक्त भारत का निर्माण हो, और वो हमारे सर, जो लेकिन हमने सिर्फ आरोप शपथ ली क्यों है, लग रहे हैं? ये तो हमारा बताइए। विषय उस पर हम चलते रहेंगे। सर सिर्फ आरोप क्यों लग रहे हैं? अभी तक जो जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें से एक शायद कांग्रेस के आरटीआई सेल में था, लेकिन अभी आप ये बताइए उसके अलावा कौन है? ऐसे तो जो बलात्कार हुआ था बनारस में, उसमें वो बीएचयू आईटी की जो एक बिटिया थी, लड़की थी, उसको आपके आईटी सेल के लोग थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी बीजेपी इन्वॉल्व थी उसमें। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, पता नहीं कितने करोड़ों आपके वर्कर हैं, उसमें कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर हर एक कोई मॉनिटरिंग थोड़ी कर सकता है। इसी प्रकार कांग्रेस है। कांग्रेस राजीव जी, मैं तो ये भी कहता हूं, मैं 2 कदम आगे जाके तो उसके लिए बोलता क्या हूं, राहुल गांधी से भले ही सर कोई बताइए, please, go जाने ahead। अनजाने में या गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता अगर ड्रग्स इस के पैडलिंग में अगर पकड़ा जाता है तो हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये देश का मामला है, देश के युवाओं का मामला जी। है, और हम देश के किसी भी कार्य से, देशद्रोह की गतिविधि से देश के युवाओं का किसी भी प्रकार से ह्रास हो और नशे के लिए कोई काम करता हो, उसके लिए हम किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं, चाहे वो हमारा हो या किसी और का हो। कानून सबके लिए एक बराबर है, कानून कठोर रूप से काम करेगा। पांडे जी, संविधान सम्मान सम्मेलन, राहुल गांधी जी, संविधान सम्मान सम्मेलन, उन्होंने क्लियर कट कहा कि जाति जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 50% से रिजर्वेशन का लिमिट को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस का आज साथ साथ फाइनेंशियल सर्वे भी होना चाहिए। बोले कि गरीब जो लोग हैं, पावर जो कंसंट्रेशन है, कंट्रोल उनके पास कुछ नहीं, इसका भी सर्वे होना। तो ये लिमिट्स इंक्रीज करने वाली बात कल शरद पवार साहब ने भी कहा 75% तक बढ़ाओ। तो ये क्या चल रहा? चुनाव से पहले सब लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी का स्टैंड क्या है पांडे जी? देखिए प्रदीप जी, मैं स्पष्ट तौर से बोलता हूं कि हमारा जो मूल मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है, मूल संकल्प है, वो गरीब कल्याण की है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल और 100 दिन के उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य और कार्य के कारण ही 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हुए हैं, और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में जिनके पास शौचालय नहीं थे वो शौचालय बने हैं। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के सर पे छत बनाने का काम किया है। ये अनेक गरीब कल्याण के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं। और उसी विकास की कड़ी में आज महाराष्ट्र का सर्वोच्च उत्कर्ष करने के, सर्वोच्च विकास करने के लिए आज नवरात्र उत्सव में मां जगत जननी देवी के सानिध्य में उनको मानते हुए आज नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ठाणा जिला के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा विकास का काम किया। आपने देखा कि आज उन्होंने मेट्रो 3 का जो बीकेसी से मुंबई तक जा रहा है उसका उद्घाटन किया है, और उसके साथ ही नए जो प्रकल्प ठाणे जिला में रखा है, आज करीबन 56,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और उद्घाटन पूरे महाराष्ट्र के लिए क्या किया है, जहां पर
पोरा देवी में विरासत जो म्यूजियम बनाने का काम किया गया है, वहां के किसानों के लिए, वहां के पशु संवर्धन के लिए लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट वहां पे लगाए गए। हमारे ठाणे जिले में, मैं ठाणे जिले में रहता हूं, इसलिए मुझे बहुत ही कहते हुए खुशी हो रहा है कि लगभग 32,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और उद्घाटन आज ठाणे जिला में हुआ है। ठाणे जिले में ठाणे के कुछ भाग को नया ठाणे बनाने के लिए जो नए मेट्रो, जो नए फ्लाईओवर, जो नए लिंक रोड का आज उन्होंने भूमि पूजन रखा है, आधारशिला रखा है। मैं उससे दावे से कहता हूं कि ठाणे जिले का कायाकल्प होगा। वहां पर जो नया मेट्रो बनने जा रहा है, जो नया हाईवेज बनने जा रहा है, जो नया ठाणे के लिए, ठाणे से खारभाव के लिए 3 नए ब्रिजेस का आज भूमि पूजन हुआ है। इससे पूरे ठाणे जिले का काया पलट होगा। गाय मुख घोड़बंदर से लेकर वहां पर सुरंग के माध्यम से ठाणे में नया जो सुरंग बनने वाला है, जो रोड का 6 पदरीकरण होने वाला है, उससे वहां का बहुत ही उत्कर्ष होगा, बहुत ही विकास उन्नति होगा। उसके साथ ही बोरीवली से ठाणे येऊर तक नया सुरंग बन रहा है, जिससे यातायात की जो व्यवस्था है, वो जो 2-2 घंटे लगते थे पहुंचने में, वो 20 मिनट में पहुंचेंगे। इससे भी विकास भी बढ़ेगा, लोगों की सुविधा बढ़ेगी। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र से देश के 9.4 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि भी की 18वीं किस्त भी आज उन्होंने जारी किया। आज 9.4 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि भी आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इसके साथ ही अनेक योजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। और कुल मैं बताऊंगा 56,000 करोड़ की योजनाओं का आज पूरे महाराष्ट्र के लिए उद्घाटन हुआ। इसके पहले 17,600 करोड़ की वाड़वन बंदरगाह की योजना किया था। अमरावती में वस्त्रोद्योग पार्क की उद्घाटन किया था। और उसके साथ ही आई थिंक मिस्टर पांडे इज नॉट एबल टू हियर मी। पांडे साहब अभी डॉक्टर धोने को सुन लें। धोने साहब, ये जो लिस्ट की है अभी शैलेश पांडे साहब ने, बहुत इंप्रेसिव है साहब, जबरदस्त है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप बोले। हाँ, हेलो, बोलिए सर, बोलिए। पांडे साहब ने जो अभी लिस्ट गिनाई, ये सब मोदी जी को मालूम है। इसके बावजूद आज मोदी जी ने क्या बोला ठाणे में कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसको होगी तो शिंदे जी को होगी, बोला है आज। यानी उन्होंने घोषणा कर दी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आने का चांस है। मोदी जी ने खुद बोला ये बात। नहीं, वो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि महाविकास आघाड़ी ये कह रही है बार बार कि हमारी सरकार आएगी तो हम महायुति की योजनाएं ना बंद हो जाए, ये चिंता का विषय। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने क्या बोले? नहीं, उन्होंने बोले कि शिंदे को सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। यानी उन्होंने मान लिया कि सरकार आने वाली है महाविकास आघाड़ी की। और भैया ये जो आप गिना रहे हैं ना, अभी अटल सेतु जो नाम है कोस्टल रोड पे अटल सेतु, ये अभी उसका भी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। तो वो किसके सरकार में शुरुआत हुई थी? वो ये पृथ्वीराज चौहान साहब के सरकार में शुरुआत हुई थी। अब इनको क्या है, उद्घाटन करने का मौका मिला। बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने में शुरू हुई और इसका उद्घाटन करने को इनको मौका मिला है। वैसे अटल सेतु जो नाम रखा गया वो पृथ्वीराज चौहान साहब के इसमें था। तो 2011 में जो रास्ता सड़क योजना जो है, रास्ता नेशनल हाईवे की, डॉक्टर साहब पृथ्वीराज चौहान जी ने अटल सेतु नाम दिया था? नहीं, उन्होंने नाम नहीं दिया। उन्होंने वो ये बनाया, ब्रिज बनाया था, लेकिन ये सेतु जो बनाया ये बना नाम इन्होंने दिया। इम्प्लीमेंटेशन तो हमने किया ना। नहीं, ठीक है, मंजूर उन्होंने किया। जिस तरह से बनाना था, आज एशिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा सागरी सेतु अटल सेतु ब्रिज है। आज ये तो आज देखिए, जिसने जो काम किया उसके काम की क्रेडिट तो उसको देना ही नहीं। सही बात है ना, ये बहुत बढ़िया सेतु है, लेकिन ये बनाया पृथ्वीराज चौहान साहब की संकल्पना थी और उनके वक्त में मंजूर हुई थी। संकल्पना हो सकती है, देखिए संकल्पना सोचने में कोई बात है, उनके तो उसको और नूतनीकरण करना, उसका मॉडर्नाइजेशन करना, उसमें और टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत वो ठीक है। नहीं, वो ठीक है, ठीक है। जैसा ये योजना आज मुंबई में देखो, मेट्रो जब आपकी सरकार थी तो 5 शहरों में थी। आज हमारी सरकार ने तो 22 से अब तो 23 शहर हो गया। 23 शहरों में
मेट्रो लाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये बात तो आप उसको ठुकरा नहीं सकते हो। आज कोस्टल रोड बनाने का काम तो हमने किया, आज कोस्टल रोड मुंबई में बन के तैयार है, उसकी अगली पीढ़ी अब हम उसको वसई विरार से डहाणू तक लेके जा रहे हैं, उसकी मांग बढ़ गई है। वाड़वड़ बंदरगाह जो है 17,600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वाड़वड़ बंदरगाह, जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा रोजगार महाराष्ट्र की जनता को, विशेष तौर से पालघर जिले के डहाणू क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, अनेक रोजगार वहां पे डेवलप होंगे, अनेक छोटे छोटे व्यवसाय उद्योग डेवलपमेंट हो। इस ये तो हमने करके दिया है ना। ये कहा जा रहा है शैलेश पांडे जी, भैया अमरावती में 2 बार उसका उद्घाटन किया। लोग हैं सर उनका पूरा रोजगार इलेक्शन के खत्म हो मौके जाएगा पे सर और इलेक्शन पर्यावरण पूरा खत्म हो जाएगा पालघर का। हाँ? ये कहा जा रहा है हाँ? ये कहा जा रहा है कि पालघर का पूरा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। नहीं इसी के ऊपर बात करते हैं। एक सेकंड आपके पास आ रहा हूं। देखिए हमने मनीष पठारे साहब इज जॉइंड अस फ्रॉम दी एमएनएस। पर्यावरण एक सेकंड सर एक मिनट मनीष जी को सुन लेते हैं। पठारे साहब नमस्कार। ये जो नमस्कार, बस जय महाराष्ट्र। आपको नवरात्रि की आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। जय माता दी, जय भवानी। सर पठारे साहब शुभकामनाएं। ये पालघर में ये जो इतना बड़ा पोर्ट बना रहे हैं उसमें एमएनएस की क्या भूमिका है सर, वो जरा बताएं प्लीज। सर ये जो पोर्ट बन रहा है पालघर का, जो वाड़वन बंदर का जो पोर्ट के लिए काम चालू है, जिसका हाल ही में ओपनिंग किया गया, आपको मालूम होगा कि ओपनिंग के पूरे दिन भर वहाँ के जो स्थानिक है, जिनका वहाँ पे रोजगार है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इसको पूरी तरह से अपोज किया है जी। और अगर हमें कोई, हम जनता से चुन के आते हैं, हम जनता की सरकार बनाते हैं, इसीलिए भारत में लोकशाही है और लोकशाही में अगर लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है तो मेरे ख्याल से ये विकास अपने लोगों का काम का है नहीं। आप कितना रोजगार ला रहे हो, वो कौन करने वाला है, यहाँ पे वो रोजगार कौन से लोग लेंगे, ये किसी को मालूम नहीं है। परसों ही हमारे राज साहब ठाकरे जी ने बताया कि जो महानगर पालिका है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महानगर पालिका ये जो ठाणा जिला है उसमें है। और अगर वो ठाणा जिला में इतनी महानगर पालिका है तो इसका मतलब उसकी लोक संख्या कितनी जोरों से बढ़ रही है। तो ये आने वाले कौन है? जब आपको मालूम होगा आदरणीय राज साहब ने रोहिंग्या मुसलमानों का जो सब्जेक्ट लिया था, आज बांग्लादेश में क्या हालत है, लोग आ रहे हैं। बीच में आप ही जैसे किसी एक चैनल ने बताया था कि बांग्लादेश से यहाँ पे आने के लिए रेड कार्ड छपे हुए हैं जी। वो रेड कार्ड से लोगों को यहाँ पे लाते हैं, उन्हें यहाँ की भाषा सिखाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पे आके उन्हें लोकेट किया जा रहा है। तो ये सब अगर व्यवसाय के नाम पे अगर हम ऐसे पोर्ट ला रहे हैं तो वहां पे कौन लोग आएंगे, कौन नौकरी करने वाले, और ऊपर से स्थानिक लोगों का जो पर्यावरण पे बात की, पर्यावरण के बारे में सोचना हाल ही में बहुत जरूरी है। आज तक हमारे महाराष्ट्र में एक भी बादल आया नहीं था। गए 5 सालों में 3 बार बादल आ चुके हैं और इसके वजह से तकलीफ हुई है, बड़ी हानि हुई है, वित्त हानि हुई है, जीवित हानि हुई है। हमें पर्यावरण के खिलाफ जाके काम नहीं करना चाहिए। जो लोगों की मांग है, लोगों की मांग पूरी करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो सोच है, जिस सोच में से कुछ निकल नहीं रहा है, ऐसी सोच लादनी नहीं चाहिए। आप वाड़वन का बोल रहे हो, रत्नागिरी में भी एमआईडीसी के नाम के नीचे एक पोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्थानिक पॉलिटिशियन इस सभी में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनका खुद का उसमें कुछ अलग एक्सेप्ट है, लेकिन ये सब चीजें छोड़ के हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, ये लोकशाही है। तो ये पाठक साहब, क्या ये जो मेट्रो लाइन 14 मेट्रो लाइंस पालघर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एजेंडा है, इसमें नौकरी एम्प्लॉयमेंट जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रहा है एम्प्लॉयमेंट, तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो एफडीआई एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी के कितने बिजनेस आ चुके, अब तक यही बोल रहे थे कि बिजनेस मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर चले गए। तो ये क्या इट इज नॉट, क्या आपको नहीं लगता कि ये डेवलपमेंट अच्छा है इस महाराष्ट्र देश के लिए, प्रदेश के लिए? नहीं, ये डेवलपमेंट का, मुझे आज तक डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं समझ में आया कि डेवलपमेंट मतलब क्या। कि जो हाल ही में आपने देखे होंगे कि देश में ब्रिज गिर रहे हैं, देश में हर ऐसा, महाराष्ट्र का ऐसा एक रोड नहीं जिसमें गड्ढा नहीं है, जो नए बने हुए हैं, जो कि हमने कंक्रीट के बनाए हैं। कंक्रीट के वजह से अभी जो लोगों की जो समस्या है, बीमारियां बढ़ चुकी है,
खांसी की बीमारी होगी या जो भी हमें जो सांस के माध्यम से होने वाली बीमारियां है, वो सभी बीमारियां बढ़ रही है। हम खाली, और अगर डेवलपमेंट में इतनी अच्छी विजन होनी चाहिए कि उसमें आगे के 100 साल की सोच होनी चाहिए थी। अभी अटल सेतु के ऊपर मैंने सुना बात चल रही थी, अटल सेतु बना, बहुत अच्छी बात है। अटल सेतु का जो रोड है अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी पर्यावरण की हानि हुई है। लेकिन यही अटल सेतु बन रहा था तो उसको पैरेलल वही टाइम में वही खर्चे में अगर ऐड करके एक मेट्रो की लाइन अगर डाल देते थे तो शायद कॉमन मैन के लिए भी वो इतना इजी हो जाता था। लेकिन ये हमारी डेवलपमेंट ऐसी है कि आज हमने रोड बना दिया तो कल सोचता है कि इसके नीचे ड्रेनेज लाइन भूल गए, तो ड्रेनेज लाइन के लिए फिर से उखाड़ते हैं और फिर से नया रोड बनाते हैं। ऐसी विजन कुछ काम की होती नहीं है, जिसमें खाली हजारों और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये जनता का पैसा है। हमें जनता को जो चाहिए वो देना चाहिए, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सोच है। Gee, and I must say over here that the Dhanu Taluka Environment Protection Authority had called the Vardavan port impermissible. They said in 1998 की रिपोर्ट है कि अगर यहां पर पोर्ट बन गया तो पूरा पर्यावरण वहां पे नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, समंदर प्रदूषित हो जाएगा, वहां पर जितनी भी मरीन लाइफ है खत्म हो जाएगी। ये 1997-98 की रिपोर्ट है। और उस वक्त अगर आपको याद होगा, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, नारायण राणे और गोपीनाथ मुंडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने यह कहा कि यह पोर्ट हम बनने नहीं देंगे। गोपीनाथ मुंडे जी बीजेपी के और अब नारायण राणे साहब भी बीजेपी में हैं। तो अब आप बताइए शैलेश पांडे जी, 1998 में जो इम्परमिसिबल था अब वो परमिसिबल कैसे हो गया? शैलेश पांडे साहब बताएं प्लीज। देखिए, समय स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो प्रदेश होते हैं उनकी जो मांगे होती है विकास की और रोजगार की, वो बदलती हैं। और मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र और पालघर, क्योंकि पालघर आप भी जानते हैं कि अधिकतर जो क्षेत्र है वो समुद्री क्षेत्र है, डहाणु पालघर से लेके वसई विरार तक। सर, तो सीधा केरला इस क्षेत्र में जो विकास था, विकास पहले की अपेक्षा अन्य जो जिले हैं उनकी अपेक्षा में कम रहा। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहा, क्योंकि इससे हमें एक अंतर्राष्ट्रीय बेनिफिट भी होना है और अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ देश का भी बेनिफिट होना है, और महाराष्ट्र और खास तौर से स्थानिक जो वहाँ पालघर और डहाणु के लोग हैं उनका भी हमें बेनिफिट देखते हुए ये योजना वहाँ के लिए फिजिबिलिटी के हिसाब से वो सही बैठी और वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के रोजगार के दृष्टि से, उद्योग के लिए। और दूसरी बात, जहाँ तक पर्यावरण की बात रही तो देवेंद्र फडणवीस जी ने डॉक्टर ढोने एंड आस्क हिम। डॉक्टर ढोने साहब, अब आप बताएं 1997-98 में जो इम्परमिसिबल था अब वो 2024 में परमिसिबल कैसे हो गया, ये बताएं। नहीं, उसका नहीं, ऐसा बीजेपी का हमेशा का ही है। इन्होंने एक 94 में बोला था, तो रिवाइव मार्क आई थी इंद्रावन प्रोजेक्ट की जी। तो ये हम हमारी सरकार आते ही हम इसको अरबी समुद्र में डुबा देंगे जी, बोला था। ये बीजेपी ने कहा था, गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था। और वो इंदिरा, और बाद में इनकी सरकार बनी, गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री बने गोपीनाथ मुंडे, उप डिप्टी सीएम भी थे। तो उन्होंने, हेलो जी सुन रहे हैं सर। हाँ, तो इन्होंने जैसे सरकार आई पहले तो डुबा दिया और फिर निकाल लिया। पहले कैंसिल किया, फिर उनके साथ बातचीत किए, जो भी उनका सेटलमेंट किया, ये सब इनका ऐसा सेटलमेंट की राजनीति है ये कि हम ये होने नहीं देंगे। फिर वो आते हैं कि नहीं भाई ठीक है, क्या करना है बोलिए, क्या चाहिए आपको, फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोनों साहब आपसे पूछता हूं और उसके बाद मैं चाहूंगा कि पाठरे साहब भी इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। 1997-98 में शायद अडानी साहब नहीं थे, अभी अडानी साहब हैं तो पोर्ट बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है? बराबर वैसे है वो। देखिए, आपको एक बात बोलता हूँ, आप ये के बारे में सोच रहे हैं, मुझे जो बिहाइंड ऑफ द कर्टन मालूम है कि वाड़वन से आगे जाएंगे तो दीघी में, रायगढ़ दीघी में पोर्ट बनने वाला है जी। दीघी से आगे जाएंगे तो आपको मालूम होगा, अभी मैंने हाल ही में जिक्र किया है, जो रत्नागिरी का MIDC जो ले रहे हैं, मिर्जोले करके जो रत्नागिरी का बॉर्डर है सी का, वहां पे कुछ गांव अडॉप्ट कर रहे हैं पोर्ट बनाने के लिए। ये सब पोर्ट बना के होता क्या है? आपने अभी जो नाम लिया कि अदानी के लिए हो रहा है,
तो शायद वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात, ये पोर्ट के ऊपर जो हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वो है क्या? इसमें एक सवाल मैं सत्ताधारी जो है अभी बैठे हुए उनसे पूछता हूँ, और मेरे ख्याल से इसको विरोधक जो है, जो अभी बैठे हैं, उन्होंने भी इसका जवाब देना चाहिए कि जो सबसे बड़ा अभी पोर्ट, जो फिलहाल तो जेएनपीटी अपना सबसे बड़ा पोर्ट था महाराष्ट्र में, लेकिन अभी गुजरात में अदानी ने जो पोर्ट है, अदानी के पास वो सबसे बड़ा पोर्ट है। आपको मालूम होगा कि हाल ही में कम से कम गए 1 या 2 साल में कुछ हजारों करोड़, मैं बात कर रहा हूँ हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं। ना उसके ऊपर कोई गिरफ्तार हुआ है, ना वो कैसे आया है उसके ऊपर कोई बात हुई है। तो मेरा ये कहना है, प्राइवेट जी, right, we got the gist of what Mr. Pathare was saying. जी पठारे साहब, are you with us? No, he's not. दोनों साहब, I want to know from you, आपका कहना है राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रहे हैं। यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स इन इंडिया एंड वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स इन ऑफ द वर्ल्ड यहां पर बन रहे हैं। यहां पर करीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब मिला के 1 करोड़ के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। वहां पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वो जो है ना, वो कोई भी चीज वहां पर नहीं होगा पूरा दहानू तालुका। तो इतने सारे बेनिफिट जब है तो आप एम्प्लॉयमेंट के बाद भी करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी करते हो। व्हाट इज द कांग्रेस स्टैंड एग्जैक्टली? डेवलपमेंट कहां रोकना, क्या डेवलपमेंट रोकना चाहते हो धोनी साहब? ऐसा है कि इनके सरकार में, मोदी जी की जब सरकार आई तो 45 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके समय में हुई। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के समय हुई। अभी भी जो है 54 लाख 54 lakhs लोगों की नौकरी गई है। अभी कल परसों की न्यूज थी। तो इनके सरकार में तो लोगों की नौकरी गई, नई नौकरी देने की तो बात ही नहीं। इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। अब इन्होंने 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए, लेकिन कहाँ मिले 20 करोड़ लोगों को? उल्टे नौकरी गए लोगों के। तो ये है इनका एक ही उद्देश्य है, ये जो भी काम कर रहे हैं ये उद्योगपतियों के हित के लिए कर रहे हैं। और देखिए, मैं तो आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जहाँ ये जो भी मोदी जी के जो विदेश दौरे होते हैं, वो उनको ये सलाह देते हैं, ये अदानी अंबानी की इस देश में चलना है और इस देश में ये हमको प्रोजेक्ट लेना है। और उसके बाद अभी आपको बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में गए थे मोदी जी। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद उसका आया कि क्या है, किस चीज के लिए गए, क्या हुआ, उसमें कुछ हस्ताक्षर हुए, कोई साइन हुए, कॉन्ट्रैक्ट साइन, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए। वो गए थे और वहां पे बोल के आए कि भाई ये इनको कोयले की खदान जो है वो अदानी को दे के आओ, इतना बोलने के लिए गए थे। नहीं तो आप निकाल लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद मोदी जी ने कौन सा देश के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? पांडे साहब, और श्रीलंका के जो एमएससीबी का जो चेयरमैन है, उसने डायरेक्ट बोला था कि हमको जो है बिजली का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री को मोदी जी ने बोला था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमको बोला कि अदानी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री का फोन आया था, वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बोलते कि अदानी को बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, बिजली निर्मित का। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके देश को बोलते हैं कि आप अदानी को ये कोयले की खान दे दो, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दो। दोनों साहब, तेलंगाना में तो अडानी का प्रोजेक्ट आ रहा है, राजस्थान में जब आपका कांग्रेस गवर्नमेंट था तब आ गया, हिमाचल प्रदेश में अडानी का प्रोजेक्ट चालू है। जहां जहां कांग्रेस के स्टेट रूल है वहां पर अडानी का प्रोजेक्ट चल ही रहा है। वहां पर बोले, आप लोग बोलेंगे कि बहुत बिल्डिंग प्रोसेस के हिसाब से आ गया था। ये दोगलापन क्यों? राहुल गांधी गाली देना। देखिए, कोई सुनिए, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा ये निकालती है, टेंडर निकालती है, उसमें हो सकता है उनको मिल गया एक बार, उनको हो सकता है उनको मिल गया टेंडर में, लेकिन दूसरे देश में जाके वहां पे बोलना कि इनको श्रीलंका में बिजली निर्मित का कॉन्ट्रैक्ट दो, ये बोलना। और वहां के बिजली आयोग के अध्यक्ष ने बोला है श्रीलंका के कि मोदी जी ने बोला था कि इनको अदानी को दो। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बोला है, ऑस्ट्रेलिया में उनको बाद में लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी कि अदानी को कोयले के खदान। तो ये बात अलग है, टेंडर से निकलना बात अलग है। और प्लीज लेट्स गेट मिस्टर पांडे इन बिकॉज़ ही हैज हर्ड यू बोथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। पठारे साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। मुंद्रा पोर्ट पर 2021 में 2021 में तकरीबन 2988 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई।
2,988 kilograms of heroin were caught, which is worth in the market actually on a very lower level 21,000 crores. Actually, it is worth over 50,000 crores. उस हेरोइन का क्या हुआ, किस जगह पर है, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया? और जैसे अभी अभी ढोने साहब ने चार्ज लगाया कि जो दिल्ली में हेरोइन पकड़ी गई है वो तो शायद उसी बैच की है। अब आप बताएं शैलेश पांडे साहब प्लीज। देखिए, ये जो विषय है जी। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आज जो केंद्रीय विभाग है जी। जिन्होंने ये हेरोइन को पकड़ा है जी। वो किसके अधीन आते हैं? वो तो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। जी, तो इसलिए बिल्कुल। उस आप केंद्रीय जो कस्टम विभाग है या जो भी पकड़ने वाले विभाग है जी, उन्होंने जो पकड़ा उनको तो आप क्रेडिट दोगे कि नहीं दोगे कि आज वो बिल्कुल, केंद्र सबने दिया सरकार सर। की वो संस्थान है बिल्कुल जिन्होंने दिया। उसको पकड़ा। जी। आज हमने लेकिन वो गई पकड़ा कहाँ नहीं हेरोइन? उसको, कहाँ है हमने वो ये अभी? थोड़ी नहीं कि उसको खुलेआम कहीं जाने दिया, ये कर नहीं दिया। आज वो पकड़ा गया, आज वो क्रेडिट भी सरकार की जाती है। रही बात दूसरी, जो इन्होंने कहा कि विदेशों में जाकर नरेंद्र मोदी जी अडानी के लिए ये बात, आप ये बात भी तो कहना चाहिए देश को कि आज अडानी या कोई भी काम लेते हैं तो आज उसके लिए कंपटीशन होता है, उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस होता है, वो सारी प्रोसेस प्रक्रिया के बाद ही किसी को कोई काम मिलता है। दूसरी बात, मोदी जी ने विदेश में देश का नाम रोशन किया है। एक समय देश की अर्थव्यवस्था कहाँ थी? 11वें नंबर थी। आज मोदी जी के विदेश नीति के कारण और आर्थिक नीति के कारण ही देश आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। ये देश के लिए अभिमान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। विरोधियों ने इस पर भी थोड़ा सा उनको स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उसकी भी पीठ थपथपानी चाहिए जो काम देश के लिए होना चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम अपने देश को, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र भारत माता को बनाएंगे। भारत माता का वैभव एक बार फिर से हम दोनों साहब, चिड़िया के रूप में मैं वापस पूछना चाहता हूं आपसे। लाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और नरेंद्र मोदी जी उसी संकल्प पे काम कर रहे हैं। आज जिसके कारण आज देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो देश में इसके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन आज दूसरे देशों में जो अवार्ड्स मिलते थे, उन देशों के, विदेशी देशों के सर्वोच्च अवार्ड्स मिलते थे, वो किसी भी प्रधानमंत्री को 2 या 3 के या 4 ज्यादा से ज्यादा संख्या मिलेगी। लेकिन हमारे पूछना मुझे सावरकर इशू पे, जब भी राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में तो सावरकर आप बोल नहीं सकते, बिकॉज शरद पवार साहब ने भी ना बोल दिया और उद्धव ठाकरे जी भी ना बोल दिया। तो आप कर्नाटक का मिनिस्टर के माध्यम से सावरकर ये खाते हैं, सावरकर वो खाते हैं, ये क्या सावरकर के बारे में क्यों इस तरफ, जब भी राहुल गांधी जी यहां पर आएंगे महाराष्ट्र में उससे पहले ये बैंड वैगन चलता कि सावरकर सावरकर। दौरे साहब ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? सुशील कुमार शिंदे तो तारीफ कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने तारीफ किया, मगर अभी कांग्रेस को हुआ क्या? नहीं, ऐसा है, देखिए सावरकर जो है उन्होंने कहा था कि गाय जो है वो माता नहीं है और वो भगवान तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक उपयुक्त पशु है, ये सावरकर जी ने कहा था। तो ये क्या बीजेपी मानती है? बीजेपी तो बोलते गो माता, इनको तो राजमाता का दर्जा दे दिया महाराष्ट्र की सरकार ने। ये तो सावरकर जी के विचारों के खिलाफ में कर रहे हैं महाराष्ट्र की भाजपा और शिवसेना गवर्नमेंट। वो बोलते एक पशु है, एक जानवर है ये गाय, ऐसा कौन बोलता है? सावरकर ने बोला था। तो सावरकर की जो बातें हैं ये इनको एक्सेप्ट है क्या भारतीय जनता पार्टी को? वो बोलते थे जातिवाद मत करो, ये जातिवाद खत्म होना चाहिए, अस्पृश्यता बंद होनी चाहिए, ये सावरकर बोलते थे। लेकिन गोडवलकर क्या बोलते थे? गोडवलकर बोलते थे कि जो है ये अस्पृश्यता, इसका वो सपोर्ट करते थे। उनकी किताब में लिखा हुआ है उन्होंने कि ये अस्पृश्यता का उन्होंने खुला समर्थन किया है, मनुस्मृति का खुला समर्थन किया है गोडवलकर ने। तो ये कैसा है? सावरकर जो है ना, सदस्य गोडवलकर जी ने कभी समर्थन नहीं किया। नहीं किया, सावरकर के ऊपर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। नहीं, उनके किताब में है, नहीं किया है, हिंदुत्ववादी रही, राष्ट्रवादी नहीं, कुछ नहीं, सर ये वेरी कंट्रोवर्शियल। आप जरा आगे बढ़िए। वीर सावरकर जी ने ये जरूर कहा है, टेक केयर ऑफ द काउ, डोंट वर्शिप द काउ, ये बोला उन्होंने, क्लियर कट लिखा है उनकी किताब में लिखा है। एक बात बोलिए,
राय नहीं। और उनके सुनिए, सुनिए। हिंदुत्व के जी, हिसाब बोलिए। से ये डॉक्टर ढोने, ये- प्लीज। नहीं, इनको हमारी इनको माता है, गाय हम पूछते हैं, और इसीलिए हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने, महायुति सरकार ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया है। और नहीं इसके तो लिए सावरकर महाराष्ट्र जी की तो जनता बोलते ने कि इस बात जानवर पे है। खुश है। नहीं, लेकिन सावरकर बोलते थे कि जानवर है। सावरकर जी गौ माता गौ माता को कभी गौ माता नहीं कहा जो सावरकर हिंदू जी ने। दर्शन का अंग है, वीर उस सावरकर जी ने हिंदुत्व को, कभी हिंदू भी, दर्शन को मानने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर ने कभी भी नहीं गौ नहीं माता नहीं, को वो गौ बोलते थे माता नहीं जानवर। कहा नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, उनका नहीं, हिंदुत्व नहीं। अलग है। सुनिए, नहीं, सावरकर का हिंदुत्व अलग है। देखिए, सावरकर जी का हिंदुत्व अलग है। वो बोलते थे कि ये जो जातिवाद है नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी जो किताब नहीं, है सावरकर गोलवलकर जी जी का की, हिंदुत्व अलग उन्होंने नहीं है। सावरकर जी का नहीं हिंदुत्व नहीं हिंदुत्व है। वो नहीं, जो नहीं, नहीं। हिंदू वो हिंदू जानवर धर्म बोलते गाय ग्रंथों को। में जो बातें कही गई वो गौ गाय माता गाय के को। लिए या हिंदू नहीं, धर्म के लिए, वो आप पढ़िए उनकी किताब। सावरकर भी मानते थे। लेकिन नहीं, नहीं, सावरकर की नहीं। विचार, सावरकर जी की विचारधारा को, जो पहले इंदिरा गांधी जी ने उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया था, उसके बाद उनको उनके बारे में अच्छा बातें कही जाती थी। सुशील लेकिन कुमार अब शिंदे जब जी ने से- तारीफ किया, जब सीएम से, सुशील कुमार शिंदे, सोनिया गांधी और एक्स- राहुल गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला है, तो उनके जो सलाहकार, विदेशी सलाहकार, अन्य नहीं, नहीं, धर्म के नहीं। सलाहकार, नहीं, उन पुराने लोगों जो ने सलाहकार सावरकर थे, के बारे में सुनिए। उनको गलत जानकारी दी और गलत तरह की बातें रखी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, सावरकर के बारे में टिप्पणी करने का आज के कांग्रेस का एकमात्र कारण है वो मुस्लिम तुष्टीकरण। क्योंकि हिंदूवादी नेता को आप बदनाम करो, उसका विभत्स करो, और ताकि जो तथाकथित आपके वोट बैंक है, वो वोट बैंक को खुश करने के लिए भैया, आप ये हिंदू का- महासभा सुनिए। नहीं नहीं नहीं, हिंदू महासभा देखिए, हिंदू महासभा किसकी, उनकी उनकी संगठना का क्या नाम था? इनकी संगठना का नाम क्या था? हिंदू महासभा था ना। सावरकर वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर सरकार, एक सरकार में शामिल हो गए थे। ये दो जगह आपको क्या पे, मालूम है? बंगाल ये में कुछ भी नहीं है, और मुस्लिम विरोधी है। फ्रंटियर में मुसलमानों भी। के साथ तो सरकार बनाई इन्होंने। जी, बनाई। हाँ, कोई दो राय नहीं है। ये कहाँ पे तुष्टिकरण की बात क्या कर रहे थे? कांग्रेस मुस्लिम लीग के खिलाफ में है। नहीं, ये हिंदू महासभा नहीं थी। आज की कांग्रेस सावरकर जी को गाली नहीं, देकर नहीं, एक नहीं। तथाकथित देखिए, समाज को हमारे खुश अभी करने हमारे के लिए महाराष्ट्र में, बार-बार महाराष्ट्र में राहुल गांधी टीका टिप्पणी करते हैं। नहीं, और मुझे तो महाराष्ट्र बड़ी में शर्म नहीं, आती नहीं, है महाराष्ट्र कि नहीं। उद्धव ठाकरे जी, जो स्वतंत्र सावरकर जी के एक भक्त पहले अपने आप को कहते थे, आज वो भी उसी कांग्रेस के साथ बैठे हुए, किस तरह से बैठे हैं, क्यों नहीं उनकी सांस फूल रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर को पूरे नहीं, जीवन उनको में उनको एक हमने, बार नहीं, दो बार उद्धव उनको- ठाकरे साहब को दो हमने बार सब प्रूफ उनको दे दिए। सुनिए, काला पानी की उद्धव, सजा एक जीवन में मिलने वाले ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर देश के पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिनको एक ही जीवन में दो बार काला पानी की और आजीवन कारावास की सजा मिली। 11 साल उन्होंने वो काली लेकिन सर, उन्होंने कभी गऊ को माता नहीं बोला। पानी की सजा भुगती। अरे शैलेश आज पांडे 11 साहब, जेल के लेकिन अंदर वीर सावरकर जी ने कभी भी गाय को माता नहीं कहा। ये सब हाँ। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक गाय को है। कभी स्वतंत्र माता कहा वीर नहीं। सावरकर हमारे उन्होंने श्रद्धा केंद्र शिवाजी हैं, महाराज लेकिन बड़ा नेता उनके बनाया। बारे में जो उन्होंने लिखा है, चीज के बारे में वो जरा पढ़ लीजिए। हाँ, बोला है, बोला है, बोला है, बोला है उनके किताब में, उनके किताब में उन्होंने बोला। नहीं बोले ही नहीं उन्होंने, नहीं बोले उन्होंने, उसमें नहीं, वो नहीं मानते, नहीं, कहीं नहीं आती वो, उनके ईश्वर नहीं आती है भैया। धर्म की एक तत्व है, एक नहीं, वो नहीं मानते, सावरकर नहीं मानते, सावरकर नहीं मानते। सावरकर ने बोला कि वो माता बिल्कुल नहीं है और भगवान तो बिल्कुल ही नहीं है, वो एक उपयुक्त पशु है। ये उन्होंने उनके किताब उनका में ये बोला कहना है। था। मैं और कोट करता हूं सावरकर सर, जो है, जेंटलमैन, आज सावरकर मिस्टर पठारे wants to come in. सावरकर जी He का said, सावरकर गोपालन हावे, इतिहास गो में पूजन सामने नावे। तो ये आप वीर सोचो, सावरकर जी की किताब में चैप्टर है, आप केयर फॉर काउज, नहीं। डोंट वर्शिप इट। It's an animal. It's a useful animal. You can care for cows, but cow is not for पूजा। जी, पठारे साहब आप बताएं। और बाय द वे, यही व्यू बाला साहब ठाकरे का भी था, ये भी बता देता हूं आपको मैं। चलिए पठारे साहब बोलिए प्लीज। ये मुझे तो यही बताना है कि ये नई अभी एक स्टाइल हो चुकी है कि लोगों के सामने जाने का है, तो हमने क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी विजन क्या है। वी आर नॉट स्पीकिंग ऑन दैट। हम क्या बोल रहे हैं आज भी कि हमें सावरकर के मुद्दे निकाल रहे हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले रहे हैं, हम और अन्य बड़े नेताओं का, जैसे कि गोवलकर हो गए, कोई भी होने दीजिए। ये उन्होंने उनके समय में जो अच्छा बुरा जो था वो करना था वो कर दिया था। जिनका अच्छा हुआ है, जिन्होंने लोगों को अच्छा दिया है, उनको अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनकी आइडियाज लेके
हमें उनको सामने रख के अभी काम करना चाहिए फिलहाल तो, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज के घड़ी में अगर देश में अगर आप देखोगे तो गए 20 सालों में जो हमारा देश आगे जाना चाहिए था, वो कांग्रेस हो भाजपा हो, दोनों के तरफ से हमारा देश को पीछे जाने के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। अगर समस्या है मुसलमानों की समस्या है, तो मुसलमान जो बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि इसका एक स्ट्रांगली रीजन मैं बताता हूँ कि महाराष्ट्र है, लेकिन बाहर से आने वाले, जैसे कि पिछली एक चर्चा में मैंने बताया था कि रत्नागिरी शहर में एक जगह पे जहाँ पे मुस्लिम बस्ती है, जहाँ पे जेट्टी है मछुआरों की, वहां पे कुछ मुसलमान बाहर से गए कुछ सालों में आ रहे हैं, उनको वहां पे रहने के लिए इंतजाम हो रहे हैं, और उनकी जो नीयत है वो इतनी खराब है कि वहां के मुसलमान भी उससे तकलीफ में है। तो ये सब चीजों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि जैसे कि हमारे दोस्त ने सहकारी ने बताया अभी कि कुछ माल पकड़ा, मेरे ख्याल से ये कुछ नहीं होता, ये 50,000 या 20,000 जो भी करोड़ है, उसके बाद भी 4 बार माल पकड़ा गया है, और वो 4 बार माल पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब अगर ये 5% पकड़ रहे हैं या 10% पकड़ रहे हैं, तो 100% बेच रहे हैं। अगर आप आओ हमारे कोई भी आज देश के कहाँ पे भी जाओ, ड्रग्स इतनी इजीली अवेलेबल हो चुकी है। ये पॉइंट अगर हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर खाली पैसा कमाने का एक जरिया करके देखेंगे, तो हमारी आने वाली आगे की जो कौम है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, और वो देश के लिए भी कभी खड़ी नहीं होगी। जिस देश के लिए अगर हम झगड़ रहे हैं, तो उस देश के आने वाली युवा पीढ़ी सक्षम होनी चाहिए। आज तक ऐसी कोई नशा नहीं थी, लेकिन अभी ये जो लत है, ये छोटे बच्चों से जो स्कूल में जाते हैं उनसे लेके बड़े लोगों तक ये लग चुकी है, और ये कीड़ है जो समाज को खराब कर देगी। मुझे इतना ही कहना है, बीच में राज साहब ने भी बताया था कि जो महापुरुष थे उन्होंने उनका काम कर दिया है, हमें उनकी सोच को आगे लेके जाना चाहिए, ना कि उनके नाम के ऊपर से, उनके जात के ऊपर से, उनके धर्म के ऊपर से यहाँ पे झगड़ा करना चाहिए। हमें हिंदुस्तान बन के सबके सामने खड़ा होना है, तो पहले तो हमारी सोच बदलनी चाहिए। महापुरुषों को कहाँ पे भी हमें खराब चर्चा में लाना है। दोने साहब कल ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह वोट जिहाद जो है, वोट जिहाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्शंस में। लोकसभा में 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 48 में से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पोलराइजेशन हो गया, वोट जिहाद हो गया, तुष्टीकरण का राजनीति। क्या ये तुष्टीकरण का राजनीति आप प्रैक्टिस कर रहे हो धोनी साहब? इज कांग्रेस प्रैक्टिसिंग तुष्टीकरण? नहीं, ऐसा है, उन्होंने जो बोले कि वोट जिहाद, अब एक बात बोलिए कि ये जो लोगों ने वोट दिया है, उनका कहने का मतलब है मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। तो इसके पहले भी मुस्लिम समाज वोट देता था, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज के दिल में ये था कि ये संविधान बदल देंगे। तो जो ताकत से वोटिंग को निकले और यूनाइटेड हो गए, ना कोई ओवैसी के पार्टी को वोट दिया, ना कुछ नहीं दिया, किसी को पार्टी को वोट नहीं दिया, लोगों ने एक ही देखा, बीजेपी को हराओ। तो ये जो 400 का नारा था, इसलिए महाराष्ट्र में नारा नहीं लगा रहे अभी 200 पार। पहले 400 पार का जो नारा था, उनको मालूम है कि अपने वोटर इतनी बड़े संख्या में है नहीं, वो डिवाइड करके अपन जीत सकते। और जब उन्होंने दिया 400 पार का नारा, तो इस देश के जो सेकुलर वोटर है उनको लगा कि नहीं, ये संविधान बदल देंगे, 400 के ऊपर जाएंगे, तो 240 पे अटक गए। तो इस देश में बीजेपी विरोधी वोटरों की संख्या ज्यादा है, और वो वोट यूनाइटेड हो गए। उसमें वोट जिहाद की क्या बात है? जहां मुस्लिम नहीं है ऐसी जगह भी हार गए, जहां मुसलमानों के वोट कम है ऐसी जगह पे भी हार गए बीजेपी वाले। तो ये हिंदुओं ने हराया बीजेपी को। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता, 2014 में बीजेपी को वोट मिले 31%। इसका मतलब क्या है कि 69% वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब ये 69% में जो ऐसा समझ के चलो कि 9%, इस देश में 14-15% मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के ऐसा समझ के चलो 14% मुसलमानों, 15% मुसलमानों में से 9% मुसलमानों के वोट गिरे होंगे, वोट हुआ होगा। अब ये 69% जो बीजेपी के खिलाफ में गए, उसमें से 9% मुसलमानों के वोट निकाल दीजिए, फिर भी इस देश के 60% हिंदुओं ने बीजेपी के खिलाफ में वोट दिया और 31% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। तो इसका मतलब यही है
कि वो जो वोट बढ़ गए इसलिए बीजेपी सरकार में आ गई। 60% जो हिंदू है, जो बीजेपी के खिलाफ है, वो बिखर गए थे, इसीलिए बीजेपी की सरकार आ गई। और 37 बाद में 2019 में उनको 37% वोट मिले। फिर भी 37% वोट मिलना, यानी फिर भी 63% वोट जो है हिंदू उसमें उनके खिलाफ में गए। सर, उसमें पांडे भी जी, अब ये 55-56% बताइए, जैसा कि हिंदुओं ने पठान साहब ने कहा, बीजेपी के खिलाफ में वोट किया। Right, अब धनु ये साहब, जो he got your point. वोट जिहाद That's what I'm coming to. बीजेपी के पठारे साहब ने जिस प्रकार अभी कहा कि आज तक हम वही नहीं। चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने वोट जिहाद शुरू कर दिया, प्रदीप हिंदू जी। वर्सेस मुस्लिम वोट जिहाद, अभी वीर सावरकर जी के ऊपर बात हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बात हो रही है। मेरा ये कहना है सर, इससे अब आगे बढ़ करके देश की बात करें ना, ये क्या है वोट जिहाद निकाल रहे हैं मुद्दे। वगैरह। पांडे जी आप बताइए। वोट जिहाद में आप देवेंद्र निकाल रहे फडणवीस हैं। फडणवीस ने कहा मुझे 14 बोलने दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज 10 अफेक्टेड। सेकंड, 10 पांडे सेकंड। जी, पांडे जी बोलिए प्लीज। हाँ राजीव जी, प्लीज जे बोलिए। देखिए, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि कौन निकाल रहा है यह मुद्दा। मैं डॉक्टर साहब को, देश की जनता को याद दिलाना चाहूंगा, ये वोट का मुद्दा, वोट जिहाद का मुद्दा हमने नहीं उठाया। आपके उत्तर प्रदेश के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, सलमान खुर्शीद की जो लड़की हैं, जो वहां लड़की नहीं पे सर, भतीजी, लोकसभा का भतीजी। चुनाव लड़ रही थी, सर भतीजी, नीस। जी भतीजी, जी, भतीजी, वो लड़की नहीं। वो चुनाव लोकसभा चुनाव के दौरान एक जाहिर सभा के स्टेज से, मंच से, जनता के बीच में वो कहती हैं कि हमें वोट जिहाद करना पड़ेगा, हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट जिहाद करना पड़ेगा। उन्होंने मुस्लिम समाज को वोट जिहाद करने के लिए अपील किया। तब से ये वोट जिहाद का जो प्रचलन आया और ये शब्द जनता के बीच में आया। मैंने सुना है, न्यूज चैनल में, वीडियो में देखा है, न्यूज में देखा है। दूसरी बात, ये मैंने अनुभव भी किया, और मैंने ही नहीं, देश की जनता ने अनुभव किया है। मैं जिस मीरा भाईंदर शहर में रहता हूं, मीरा भाईंदर शहर में एक इलाका है नया नगर के 27 बूथ से 14,000 कुछ वोट सिर्फ एनडी अलायंस के, उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के राजन विचारों को मिलते हैं, और 500 वोट बीजेपी को, नरेश मस्के को मिलते हैं, भाजपा शिवसेना शिंदे गठ के जो उम्मीदवार थे। आप मुझे बताइए, मुस्लिम बस्ती से ये वोट जिहाद है कि नहीं है, कि एक तरफा वोट हो रहा है इंडिया अलायंस के लिए। तो और शाहजहांगंज में वहां पर एक गांव था जहां 550 से ज्यादा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर दिए गए थे। घर मिलने के बावजूद भी, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलने के बाद भी, वहां के सारे वोटर्स ने वो बीजेपी के खिलाफ वोट किया। तो ये तो सलमान खुर्शीद की बेटी और कांग्रेस पार्टी के अपील का ही ये परिणाम है ना। शैलेश पांडे जी, उनकी बेटी नहीं, उनकी भतीजी। नहीं ठीक है, जो भी है, भतीजे, देखिए जो भी है। जो भी है, कैंडिडेट, वो जो- कैंडिडेट नहीं, कैंपेन करने को आई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सलमान खुर्शीद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जी, वो रह तो चुके एक हैं। जवाबदार नेता है ना कांग्रेस पार्टी जी, के, है, बिल्कुल और वो है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उनकी भतीजी। अरे सर, सुनिए, कांग्रेस ऐसा पार्टी के है, जवाबदार है ना, तो आप उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं? जिहाद शब्द, जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद कोई धार्मिक शब्द नहीं है भैया। जिहाद का मतलब एक आंदोलन, एक मूवमेंट, ये है जिहाद का मतलब, कि इसके लिए हमको जिहाद करना है, जद्दोजहद बोलते हैं, जिहाद नहीं, बोलेंगे, ये आंदोलन करना है। कांग्रेस की सुनिए, भाषा है। नहीं, आप पूछिए, आप कोई मुस्लिम, कोई नहीं, अगर इस्लामिक आप मतलब जानना चाहते हैं तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा, और आप लोग तो रोज कुरान पढ़ते ही होंगे। लेकिन और मैं भी एक आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो मैं भी सभी धर्म के पुस्तकों का वाचन करता हूँ, तो मुझे भी बातों का थोड़ा नॉलेज है। भैया और सुनिए, जिहाद का जो सुनिए, मतलब होता है कि जो उनके धर्म पर चलने वाला ना हो, जो उनके धर्म को ना माने, जो मुसल्लम ईमान पे ना चले, जो इस्लाम को ना माने, वो उसको काफिर कहते हैं, और काफिर के खिलाफ जिहाद करना, ये ऐसा लिखा हुआ है। आप आप जिहाद को आंदोलन से तुलना मत करिए साहब, वो एक धार्मिक शब्द है, वो एक इस्लामिक शब्द है। बट बाय द वे सर, जिनकी आप बात कर रहे हैं, एक मिनट सर, स्मॉल क्लैरिफिकेशन फॉर मिस्टर पांडे, फॉर मिस्टर डॉक्टर ढोने एंड फॉर मिस्टर पठारे, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम है मरिया आलम। मरिया आलम जो हैं वो सलमान खुर्शीद जी की फैमिली से आती हैं, और मरिया आलम समाजवादी पार्टी से हैं, कांग्रेस से नहीं है, और वहां की लोकल उम्मीदवार भी नहीं थी। लोकल उम्मीदवार कोई और था, उसके लिए कैंपेन करनी आई थी। उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल जरूर किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं मान करके चलता हूं। लेकिन शैलेश पांडे जी, मेरा प्रश्न आपसे यह था, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो न जाने क्या कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी उसी भाषा में जवाब देंगे। अगर उन्होंने वोट जिहाद कहा है तो आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वोट जिहाद? सर, आप अपनी जो आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे कि भाई हम लोगों ने इतने मेट्रो दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने इतना बनाया, 1 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने नौकरियां दी, ये हुआ वो हुआ, उसकी बात करें सर। 11 साल में मोदी जी ने अच्छे काम भी किए, उसकी बात करें। ये वोट जिहाद का क्या मतलब हुआ? इससे आपको क्या लगता है? मैं आ रहा हूं आपके पास ढोले साहब, और आपके पास भी आ रहा हूं पठारे साहब। आई वांट टू गेट शैलेश पांडे साहब टेक ऑन दिस। सर, मोदी जी ने आर्टिकल 370 रिपील किया सर। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए। अब ऐसी चीजों की बात करें ना, ये वोट जिहाद हुआ, इससे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को छोटा कर रही है। आप बताएं सर। प्रदीप, शैलेश पांडे देखिए राजीव जी जी बोलिए सर, बोलिए। पूरे लोकसभा के चुनाव में जब आपके चैनल पर डिबेट किया, आपके साथ किया, प्रदीप जी के साथ किया जी, मैं गला फाड़ फाड़ कर, चीख कर, प्यार से भी और चिल्ला कर भी मैं कश्मीर के मुसलमानों का आभार, धन्यवाद, अभिनंदन करता था। मैं बार बार ये कहता था कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आए हैं, वहां पर टूरिस्ट बढ़े, वहां पर रोजगार बढ़ा, वहां पे अमन चैन शांति आया, वहां पर नमाजें अदा करने लगी, जुलूस निकलने लग गए, सारी चीजें हुई। मैंने तो वहां के मुसलमानों की खूब बड़ाई की। लेकिन मुझे बताइए, जब वोट देने की बारी आती है तो एक गांव में 500 से ज्यादा मकान मिलने के बाद भी, मोदी जी का मकान लेने के बाद भी वोट नहीं किया सर, जाता मोदी है। जी का मकान कैसे हो गया? भारत सरकार का मकान हुआ ना। नारा ये उससे क्या है? समाजवादी पार्टी की तो आप ब्राइब जो कर रहे लोगों को, नेता की रिश्वत दे रहे हैं आप भतीजी क्या? है, उनके द्वारा दिया अरे जाता है। पांडे जी, ये क्या I है? want to ask Pataris जी। आप पठारी से पूछे ना, ये क्या है? I want to come to different topic। मकान पठारी लो, जी, वोट दो। मैं जानता हूं आप क्या महाराष्ट्र फाइनेंशियल बर्डन है महाराष्ट्र सरकार में। लाडकी बहन स्कीम के बाद 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है। तो क्या आपको लगता है लाडकी बहन स्कीम, गुलाबी रिक्शा स्कीम, युवा प्रशिक्षण स्कीम, जो जितने स्कीम्स है लाए हैं, ये बेनिफिट है या सरकार पर बोझ है? सरकार क्या ये जो बर्डन है फाइनेंशियल बर्डन से निकल पाएंगे? पठारे जी, ये मेरे ख्याल से अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये जो मकान दिए, वो पहली बात तो हम लोकशाही में जब काम कर रहे हैं, हम चुन के जाते हैं, हमें लोगों की सेवा के लिए उस पद पे बिठाया जाता है। हम लोगों के सेवक है, लोकशाही में हम मालिक नहीं है। ये जो मकान है, ये स्कीम जब राजीव गांधी जी के नाम से भी चलती थी, अभी उसको नाम बदल के वही मकान की स्कीम, आपको मालूम होगा तो उसकी ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। यहाँ पे मतलब जो पिछड़े समाज है, हमारे आदिवासी बांधव है और कोई और समाज है, ये लोगों के लिए हर साल की नई नई स्कीम निकलती है। ये स्कीम में उनको जो मिलता है वो 1 साल चलता है, फिर अगले साल वो एप्लीकेशन में आ जाते हैं 2-3 साल के बीच में। ये ग्राउंड रियलिटी है। ये मकान दिया वगैरह, इससे कुछ नहीं। लोगों के हाथ में उन्हें जो चाहिए वो खरीदने के लिए उनके पास पैसे होने चाहिए। अगर उनके हाथ में सफिशिएंट मनी होगा तो ये भारत बहुत आगे जाएगा। हम उन्हें कुछ दे रहे हैं, इससे देश आगे नहीं जाएगा। अभी जैसे कि लाडली बहन है या फिर लाडला भाई है, ये लाडले भाई बहन को हम पैसा दे रहे हैं क्योंकि हम सरकार में बैठे हैं, हमारे मन में जो आया हम कर रहे हैं। पैसे की मांग उन्होंने कभी की नहीं थी, लेकिन उनके घर में अच्छी नौकरी होनी चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल में अच्छी शिक्षा और सुरक्षित। आज के घड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा जो कि है सुरक्षितता, ये सुरक्षितता महसूस होनी चाहिए उनको। उनके रहने की तरह तरीके हम नहीं बताने चाहिए, उनको अपने ढंग से रहने दीजिए। इसीलिए हमारे जो नौजवान देश छोड़ के जा रहे हैं बाहर गांव, जो कि आज की तादाद में बहुत बड़ी संख्या में जो पढ़ने को जाते हैं और वहीं पे जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा लग रहा है, वो वहां पे ही रहने लग गए। वो भारत आने की अभी कोशिश में नहीं है। और ये है क्योंकि हमने हमारे समाज को अपने ढंग से रहने के लिए बना दिया है कि मैं चाहूंगा, हमारे पॉलिटिशियन चाहेंगे, वैसे समाज बनना चाहिए। नहीं, समाज को जो चाहिए वैसे हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उनके हाथ में पैसा होना चाहिए,
हर आदमी सक्षम होना चाहिए, अपना देश ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। लेकिन पठान और ये साहब, जो क्या ये बात महासत्ता ठीक है? वगैरह जो है, महागुरु बनने से अच्छा है भारत को पूरे वर्ल्ड में अच्छा नाम होना चाहिए। और जी उसकी दो रीजन होते हैं। पर कैपिटा इनकम आज की घड़ी में आप भारत का देखिए तो जी, वो बहुत पीछे देखो, है। हम उसमें कोई बाकी इंक्रीज नहीं फिगर हुआ। में हम लाखों के सिवा बातें नहीं करते हैं। लाख जी करोड़, हजार करोड़, 10,000, 50 लाख करोड़ वगैरह ही बातें होती है। लेकिन भारत की आबादी आज 140 करोड़ है। मैं एक कॉमन मैन के हिसाब से सोचूं तो ये 50,000 करोड़ या 50 लाख करोड़ एक रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होते हैं। तो आप हर आदमी को कुछ अच्छा सोच के उसको कुछ नौकरी या उसका धंधा अगर अच्छा चलता है उस हिसाब से उसको काम दे तो हर आदमी सक्षम बनेगा और भारत सक्षम बनेगा। लेकिन पठारे साहब, क्या ये बात ठीक है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन प्रिंसिपल डू यू एग्री विद दिस? बिकॉज आई डोंट एग्री विद दिस कि आप उठा करके लोगों को पैसा देना शुरू कर दें। अरे कोई काम कौन करेगा? अगर आप बताइए, किसी बच्चे को, लड़के को जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, उसको 10,000 रुपए आप महीने के दे रहे हैं, सर वो काम क्यों करेगा? एक साल के लिए तो मतलब खत्म, आराम से बैठो, वही पार्टी वही करो बात रोज। मैंने बताई कि लोगों को रोजगार की राह दिखाओ, लोगों को आगे जाके कैसे जॉब कर सकते हैं उसके लिए सोच दिखाओ। जी लोगों को हाथ में पैसा मत दो, उनके सक्षम बनाओ तो देश सक्षम बनेगा। यही मेरी बात थी। दुरुस्त बात। दोने साहब, छोटे से छोटा चीज जो मोदी साहब बोल रहे हैं कि मैंने स्वच्छ भारत अभियान चला, स्वच्छ भारत मिशन। एवरी ईयर 70,000 लोगों को जान हमने बचाया जो डायरिया वगैरह चीज से मरते थे। WHO कह रहा है कि 2014 से 19 तक 3 लाख लाइव्स मोदी जी ने बचा दिया। यूनिसेफ कह रहा है 90% वुमेन आर सेफ बिकॉज मोदी जी ने हर घर शौचालय का स्कीम चला दिया। हर घर शौचालय से 90% वुमेन को सेफ्टी होता है, सुरक्षा होता है। हर घर नल से जल, उससे भी साफ सुथरा पानी। तो पूरे दुनिया जब मोदी जी के स्कीम्स का सराहना कर रहा है, दोनों साहब, राहुल जी कांग्रेस हमेशा क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, शौचालय नहीं आए, सब लोग। ऐसा है कि जो अभी ये मोदी जी बोल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान किसका था? ये तो कांग्रेस ने शुरू किया था। इन्होंने नाम बदल दिए, पूरे योजना के नाम बदल दिए और वो बोल रहे हैं हमने चालू किए, ऐसे है। और पूरी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। ये नाम सिर्फ यही बोलते बीजेपी वाले, पूरे दुनिया में नाम हो रहा, पूरे दुनिया में नाम हो रहा। अभी पठाने साहब ने बताया कि लोग आ रहे हैं, रेड कार्ड मुसलमानों के, रोहिंग्या मुसलमानों के ये रेड कार्ड भी बने हुए हैं कि आप आओ, इतने रुपए में आपको यहाँ रहने की व्यवस्था है। क्या कर रही है महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार? शिंदे साहब क्या कर रहे हैं और मोदी साहब क्या कर रहे हैं? विश्वगुरु बाद में बनो, पहले अपने देश का तो करो। जी ये देश में जो बांग्लादेश के मुसलमान आके यहाँ पे रहते हैं, उस पे क्या कर रही मोदी सरकार और महाराष्ट्र की भाजपा सरकार? ये इसका जवाब देना चाहिए। सिर्फ बातें, इनका बातों का बाजार है। दुनिया में नाम हो रहा, दुनिया में नाम हो रहा। भैया जब ये प्रदीप जी, प्रदीप जी, एक बात आपको बोलिए, बताना बोलिए। चाहता हूँ कि आपकी कहा आपने जो कहा वो सही है कि लोग आ रहे हैं उनके रेड कार्ड, ये तो न्यूज है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज ही की शरद पवार जी की स्टेटमेंट है। उन्होंने आज ऐसा कहा है कि अगर तमिलनाडु में 78% आरक्षण दिया सही जा बात रहा है। है तो हमारे महाराष्ट्र में 75% क्यों नहीं? मैं आपको यही रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनकी राजनीति की जो नहीं वो सिस्टम अलग है, है भैया। सुनिए पठारे लोगों के लिए साहब, वो नहीं है। शरद पवार साहब कांग्रेस ने ये बोला रिजर्वेशन के बारे इतने साल में सत्ता में 69। थी तो कांग्रेस में रोहिंग्या आज भी आ रहे हैं। रोहिंग्या गए 25-40 सालों से भारत आ रहे हैं। पहले वो लोग यहाँ पे नहीं आते थे महाराष्ट्र में डायरेक्टली। पहले आजू बाजू में सबसे ज्यादा तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश में जा रहे थे। अभी उनको महाराष्ट्र के लिए सिस्टम बनाई सर, आप जम्मू एंड कश्मीर भूल गए। इसलिए वो ज्यादा तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं मैं वही देखिए, बता रहा हूँ साहब, कि जम्मू जम्मू गए। में कांग्रेस की सरकार सभी थी, के हाथ में वही क्या है? बीजेपी थी, सब बिहार सत्ता में में बीजेपी थे, की लेकिन सरकार अपने है। टाइम जब आपके पास सत्ता थी, बिहार, तो उस यूपी। सत्ता में आपने ये सबके ऊपर कोई उपाय योजना क्यों नहीं की? आज आरक्षण के ऐसा ऊपर शरद पवार जी के जैसा बड़ा नेता बात करता है, लेकिन वो इतना नहीं समझ रहा है कि हम भी सत्ता में थे तब हमने ये सब सोल्यूशन क्यों नहीं निकाले। करेक्ट। आज नहीं। ये झगड़ा क्यों लगाया जा रहा है? आज जातियों में, आज धर्म में ये जो तेल लाने की कोशिश हो रही है, उससे देश की जो मनोबल है वो नीचे जा रहा है। ये हमें सबको सोचना चाहिए। पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं। पांडे जी बोलिए। प्रदीप जी, हाँ। अभी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आज सरकार
घुसपैठ के खिलाफ या रोहिंग्या के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रही है। मैं देश की जनता को बताना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब ये रोहिंग्या देश में आए, तब ये बांग्लादेशी आए थे। और आज जब उस घुसपैठ की समस्या का समाधान करने के लिए हम एनआरसी लेकर आए, तो ये कांग्रेस पार्टी के और एनडीए अलायंस के लोगों ने एनआरसी का विरोध किया। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यक है, जो वहां पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं की रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनका आज जनसंख्या हिंदुओं की पाकिस्तान में खत्म कर दी गई, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, उसके लिए अफगानिस्तान में जीरो हो गए। जब हम सीए लाए तो ये उसका विरोध कर रहे। आज ये हर तरह से चट भी मेरा पट भी मेरा, अरे वाह, आप बांग्लादेशियों को लाओ भी, आप म्यांमारियों के वहां से 11 साल से तो आपकी सरकार है ना, रेड कारपेट दो, सब कुछ करो आप, और उसके बाद जब हम हटाने जा रहे हैं तो आप हटाने भी नहीं दे रहे हो। आप सर 11 साल से आपकी सरकार है कांग्रेस सर, सीएए और एनआरसी की आपको जरूरत नहीं है लोगों को हटाने के लिए। सुफलाम बनाना है देश को, अगर संपूर्ण विकसित बनाना है देश के रहिवासियों को संपूर्ण हर तरह की सुख सुविधा देकर इनको आगे जाना है, तो ये जो समस्याएं खड़ी है, ऐसी समस्याओं के लिए देश की सरकार का भी, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। मैं तो शैलेश पांडे जी और एनआरसी का, शैलेश पांडे जी, अगर कोई भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में आ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको एनआरसी की जरूरत है। प्रतिक्रिया करती। सर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कानूनी सवाल है, देश का कानून बहुत सक्षम है, अगर कोई हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर से आ जाता है तो उसको निकालने के लिए बहुत कानून है, निकालिए ना, किसने रोका है? हर एक कोई सपोर्ट करेगा आपको। मैं तो आपसे एक छोटी सी सवाल पूछना जा रहा हूं सर, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू में आपको मालूम है तकरीबन 30,000 रोहिंग्या को बसाया गया था जम्मू के बॉर्डर पे, जहां से अभी हमारे फौज के ऊपर अटैक हो रहे थे ना, वहां पे। तो मेरा ये कहना है वहां से अभी तक हमारी सरकार ने उनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंका? सबको मालूम है इनको यहां पे बसाया गया। अब वो छोड़ दीजिए किसने बसाया, कैसे आई, क्या हुआ, अभी की सिचुएशन की बात करें ना सर, हटाइए उनको वहां से, क्यों नहीं हटा रहे? बोलिए सर शैलेश पांडे। देखिए राजीव जी, रोहिंग्या को हटाने के लिए, बांग्लादेशियों को हटाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए हम पूरी तरह से इनको हटाएंगे। कब? लेकिन इसके लिए जो एनआरसी जो प्रक्रिया है, सर 11 साल से तो आपकी सरकार है, एनआरसी की क्या जरूरत है? नहीं, एनआरसी की जरूरत नहीं, नहीं, ये बगैर एनआरसी की भी हटा सकते हैं। सर किसने बोला आपको एनआरसी की जरूरत है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं सर? 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अच्छा, बाय द वे, सिंस वी रियली कम टू द एंड ऑफ द शो, हियर आर द फिगर्स व्हिच आर कमिंग आउट, एग्जिट पोल्स, अगर आपने देखी है कि नहीं देखी मुझे मालूम नहीं है, आप एग्जिट पोल देख रहे हैं? हमें रोहिंग्या को हटाने के लिए, बांग्लादेशियों को हटाने के लिए जो भी एनआरसी की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ आपको अपनी सुदृढ़ता की जरूरत है, विलपावर की जरूरत है। और दोनों साहब, कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है इनको बसाने में, रोहिंग्या को जितना बसाने में कांग्रेस का, और जम्मू और कश्मीर में आपने बहुत बसाया इनको। सर पूरा रेफ्यूजी कैंप बनाया सर आपने। सुनिए उठाते हो ना डॉक्टर साहब, आप ये प्रश्न उठाते हो, वो शोभा नहीं पांडे जी, देता है। मैं पांडे जी, मैं सुनिए, इनको हटाने मत दो, मैं ये हमारे दामाद अभी हैं, हम इनकी पूजा सुनिए, करेंगे, हम इनकी सेवा नहीं, करेंगे। और सुनिए, दूसरे सुनिए सब कहते पांडे हैं, जी, इनको हटाते क्यों नहीं, इनको हटाते क्यों नहीं? कमाल पांडे का जी, अब दोगलापन है अभी कांग्रेस पार्टी का, कमाल का अभी मैं दोगलापन है। पांडे जी, अब मैं मोदी जी की तारीफ करने जा रहा हूँ, जरा सुन लीजिए। करिए, सुनिए मोदी जी की तारीफ पूरी जी दुनिया बोलिए कर रही है। बोलिए, अरे नहीं, बोलिए, सुनिए, रोकना सर, आप सर। होने को। आपको तो नहीं, करना ही ऐसा चाहिए। है कि आज की एक ही आखिर में एक बात बोलूंगा कि मोदी जी को सरकार आने के बाद शिंदे को तकलीफ होने वाली है, उन्होंने मान लिया, ये उनको हवा का अंदाज आ जाता है, मोदी जी को हवा का अंदाज। मैं आखिर समारोह में बोला मैंने, सर एक सेकंड बस, समारोह सर एग्जिट पोल्स कह रही हैं कि कांग्रेस को 58 सीट आ रही है हरियाणा में, भारतीय जनता पार्टी को 20 और अन्य जो हैं वो तकरीबन 10 या 14 के बीच में आएंगी, ऐसा हरियाणा की रिपोर्ट है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 55 से 58 सीटें आ रही हैं, यानी मेजॉरिटी आ रही है, 90 सीट वहां है। जम्मू एंड कश्मीर में भी 90 सीट हैं, वहां पर भी सभी एग्जिट पोल्स यही कह रही हैं कि एनसीपी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलाकर के 45 से 48 सीट जीतने को जा रही हैं।
और भारतीय जनता पार्टी को 27 से 32 मिलेंगी, ऐसा एग्जिट पोल्स का कहना है। पिछली बार तो एग्जिट पोल्स ने 300 से ज्यादा दे दी थी बीजेपी को, तो एग्जिट पोल्स को कहां तक आज लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आप सब लोगों को बता दूं। एग्जिट पोल्स से दैट द कांग्रेस इज विनिंग बोथ Jammu and Kashmir, of course, you are winning along with National Conference, and Haryana, you are winning on your own. So, Dr. Dhone, at least in the exit polls, you are winning. तो exit polls के लिए आपको congratulations. थैंक यू sir. Thank you. Right, that's Thank it. you. That's all we've got. आगे जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब असलियत तब मालूम पड़ेगी। पर शैलेश पांडे जी, एक बार फिर आपको नवरात्र की तीसरा दिन है नवरात्र का, आपको एक बार फिर बहुत 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 आपको बधाई। डॉक्टर ढोने, आपको भी बहुत बहुत बधाई नवरात्र की। थैंक यू। जय माता दी। दोनों को, धोने साहब और पांडे साहब, नमस्कार। जय भारत, जय भवानी, जय भवानी। Thank you gentlemen, thank you very much. We lost Mr. Pathare on the way, but he made some very very good points. Let's be very clear, especially with regard to the Vardhaman port. And as he said, of course he didn't repeat the usual line. If you remember, Hemant Kamble sir and our other gentleman who comes in from what's his name, Pradeep, the gentleman with the beard. He speaks very well from Mr. Gowde. Mr. Gowde. Hey, no, but Mr. Gowde is from the BJP. From the BJP. I'm talking about the gentleman from the MNS. Okay. He has a beard. He speaks very well indeed. As he pointed out, why do you have to look at Konkan all the time? Aramco, Konkan, ये कोंकण की पूरी एनवायरनमेंट को आप डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहते हैं यार? आप गुजरात में बनाइए ना. It will be perfect as far as Gujarat is concerned. Because most of the development projects what Prime Minister Modi has done was always not done by the Congress. They always conceived the idea and left it in the cold storage. चाहे वो अटल सेतु हो, या you talk about all the infra projects, you talk about the roads, you talk about the highways, बनने के बाद forget about that. ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने conceived किया था. सर, एक चीज तो हमारे सामने है, आपके और मेरे सामने है. We've covered it right from its inception to its inauguration. आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने बांद्रा वर्ली सिंह सीलिंग इनॉग्रेट किया, उसके बाद उनकी सरकार चली गई. जो सीलिंग 2.5 साल में बनना चाहिए था, उसको 15 साल लग गए सर बनने में. 15 साल, 15 बरस के बाद जाकर के बांद्रा वर्ली सीलिंग बना, एंड दैट टू इट वाज अबैंडन्ड. इट वाज सपोज्ड टू गो राइट अप टू नारिमन पॉइंट एंड इट वाज अबैंडन्ड. सो कांग्रेस एनसीपी या कांग्रेस की सरकार जब आती है तो प्रोजेक्ट सर चलते रहते हैं, बनते नहीं है. Metro rail in around 24, 23 to 25 सर cities. मैं वही बोल रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, बन जाते हैं. जैसा मोदी जी न जाने कितनी बार बोल चुके हैं, राइट फ्रॉम द फाउंडेशन स्टोन लेइंग टू द इनॉग्रेशन, जहां पर एक शुरुआत होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, उससे लेकर के उद्घाटन तक उस प्रोजेक्ट का, ये मेरे ही हाथों हुआ है पिछले 11 साल में. नो कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कैन एक्चुअली क्लेम दैट. Boast of that. No one. No Congress prime minister can claim that he has been involved in the foundation laying ceremony and the inauguration of the project and the completion of the project. Mr. Modi can actually claim that. But will that be enough? My point is, over the years I have found in reportage that people love the fact that you have done development for them, done a lot for them, but when it comes to the voting booth, some other factors are always at play. जैसा अभी पांडे साहब बता रहे थे, अरे घर लेकर भी बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिया, तो बट डिबेट के लिए ठीक है, बट वो वोट तो आपके पास कभी आने वाले नहीं थे. आने वाले ही नहीं. You never, now even if you talk about vote jihad, why are you talking about polarization of Hindus को क्या बोलेंगे यार? तो what kind of a jihad is that? When you talking about जो नहीं आने वाले थे, आप उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं. देखिए, जो भी वोट आपके खिलाफ है वो आपके खिलाफ ही रहेगा, आपके पास नहीं आने वाला. जैसे कांग्रेस का जो वोट है, कट्टर कांग्रेस का जो वोट है, कांग्रेस के साथ ही रहेगा, आपके पास नहीं आएगा. तो इसी तरीके से अगर आप उसको वोट जिहाद बोल दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, आपके पास नहीं आने वाला. दैट्स इट. सो कॉलिंग इट वोट जिहाद आई थिंक इज नॉट इन गुड टेस्ट. ऑफ कोर्स द कैलकुलेशन कुड बी दैट यू कुड गेट अ फ्यू मोर हिंदू वोट्स बाय फ्राइटनिंग देम. यू नो कि ये देखो, ये टोपी वाले, दाढ़ी वाले, ये आने वाले हैं, कांग्रेस जब आएगी तो देखो इनकी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी. एंड आई थिंक वोटर्स नाउ मैच्योर्ड इनफ नॉट टू फॉल फॉर दैट. और अगर बीजेपी ने असल में अच्छा काम किया है, जैसे मैं मानता हूँ एकनाथ शिंदे साहब ने अच्छा काम किया है, साहब आप जो मर्जी कह लीजिए, शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, सुबह से लेकर रात तक के. वो सोते कब हैं किसी को मालूम नहीं है.
He's available, he's there everywhere. Now, You know, he's the chief minister who's fought and got his chief ministership. that's right. And he's not going to leave it so easily. He's not leaving any Any stone opportunity. unturned, yes. Yes, any opportunity of being out there to help the people, he's there. And इसमें he's trying to invoke बाला साहब ठाकरे जी. बोले तुम्हारा काम ऑफिस में बैठना नहीं है, तुम्हारा काम है लोगों के दार में पहुंचना. और शिंदे साहब क्या बोलते हैं, भले तुम मुझे वोट दो या ना दो, मेरा काम है तुम्हारा काम करना, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ, सबका मुख्यमंत्री हूँ. भले तुम्हारा वोट मेरे खिलाफ जाए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ. I wish the others would also learn from him. But my admiration, I didn't know Eknath Shinde that well. Let me tell you very frankly, he was always in the shadow of Anand Dighe Saab, and after that. But after he's become chief minister, he's a completely changed man, Pradeep ji. Look at the energy, look at the amount of pizzazz that this man brings. Even on 24 the hours table. is less for him. Fantastic, absolutely fantastic. I really and truly admire him, which is, I can't say that for too many people. And as far as Mr. Modi is concerned, let me repeat, Mr. Modi probably remains the one prime minister who has laid the foundation, has been involved in the foundation stone laying ceremony of projects and their actual inauguration after completion. So I can't say that for too many other prime ministers. The credit goes really to Mr. Modi. But will the people of India reward him for that? I don't know. He knows he has to go back to his basics, and that is Hindutva. So even when he knows he's losing, he hits it very hard. The harsh, hard Hindutva. And that probably at least gains him 240 तक पहुंचा दिया है. Probably knew is going to get much more lesser. हाँ, अगर हिंदुत्व की बात नहीं करते, अगर मान लीजिए मंगलसूत्र और भैंस की बात नहीं करते, तो हो सकता है 200 पे ही रुक जाते. 180, ये भी हो सकता है. 150, 180 इसके आसपास रुक जाते. और आज राहुल गांधी जो हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो होते प्रधानमंत्री इस देश के. हो सकता है. But anyway, that's going into the realm of speculation. At the moment, we leave you with just one small little thing. हरियाणा में एग्जिट पोल्स कहते हैं कांग्रेस की जीत होने वाली है बाय लैंडस्लाइड. तकरीबन 58 से 60 के करीब सीटें आने वाली हैं. और जहां तक के इसका सवाल है, क्या है अपने जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो युति है वो आगे है. एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग अबाउट 55-58 सीट्स टुगेदर, ऑफ कोर्स. वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. आप जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर भेजें. अरे भाई, अपने कमेंट्स भेजें जरूर. व्हाट इज योर रिएक्शन टू दिस वोट जिहाद बिजनेस वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब क्या है. जो भी डिस्कशन यहाँ पर होता है आपके लिए होता है. और वीर सावरकर जी को लेकर के बार बार कांग्रेस जो कोई फुलझड़ी छोड़ देती है या आतिशबाजी छोड़ देती है, इसका क्या मतलब हुआ? आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई दे डू व्हाट दे डू. दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One day, Matra. जय हिंद, जय हिंद.